हम पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम दो बड़े नगर पढ़ चुके थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इनमें से साइट तो है 1500 के करीब। इन 1500 साइट में केवल दो, जो 7 शहर हैं बड़े, जिनको बड़ा शहर माना जा सकता है। 7 कौन कौन सकते हैं 1500 स्थलों में से? 1500 स्थलों में से, स्थलों में से केवल 7 बड़े नगर हैं, बड़े नगर हैं। अब 7 बड़े नगर कौन कौन से हैं? नंबर 1 था हड़प्पा, पढ़ चुके, पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान के सिंध के सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है चनहूदड़ो। अब करो चनहूदड़ो। चनहूदड़े के बाद में चौथा हो गया कालीबंगा। पांचवा हो गया बनावली, हरियाणा वाला। हो गया लोथल। और 7वां हो गया धोलावीरा। ये धोलावीरा बहुत बड़ी साइट है, लेटेस्ट खोजिए 1990 के आसपास ये धोलावीरा। ये दोनों गुजरात में है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गए, आपसे कोई पूछे कि 7 बड़े शहर कौन से? बड़े शहर ये है, क्योंकि ये सभ्यता शहरी सभ्यता थी ना, ग्रामीण नहीं थी। ये 7 बड़े शहर है। अब बढ़ो आगे। अब बात करते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ चुके थे, चनहूदड़ो की बात करते हैं। क्या था चनहूदड़ो में? चनहूदड़ो कहाँ पड़ता है? चनहूदड़ो सिंध, पाकिस्तान, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है ना। खोज व उत्खनन किसने किया? एम जी मजूमदार। एम जी मजूमदार 1927। डेट याद रखने की जरूरत नहीं। एम जी मजूमदार। क्या मिला है इसमें? चनहूदड़ो किस लिए फेमस है? एक एक चीज याद करने की जरूरत नहीं है, जो प्रसिद्ध चीज है वो याद करेंगे। क्या क्या मिला है यहाँ? किस लिए फेमस था? एक तो सिंधु सभ्यता का ये औद्योगिक केंद्र था, यहाँ कारखाने मिले। कारखाना भी किस चीज का मिलेगा? मनके या बीड्स होते हैं जिनका आभूषणों में प्रयोग करते थे, मनके बनाने का कारखाना। ये था औद्योगिक केंद्र। औद्योगिक केंद्र, कारखाना मिला है मनके बनाने का कारखाना। और ये सवाल है ना, खूब बार पूछा गया है एग्जाम में, मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, और छोटी चीजें मिली है, जैसे लिपस्टिक भी मिली है, लिपस्टिक जैसी चीज। ठीक है, और कुछ ये जैसे कुत्ते का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिले। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है क्या? सोच के बताओ। ये चीज, अब जहाँ आदमी रहेगा वहां बिल्ली कुत्ते और तो वो तो सारे रहेंगे ही। थोड़ा सा हमेशा याद इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये मन औद्योगिक केंद्र था, मन का बनाने का कारखाना था। एक इसकी जोरदार चीज है जुक्कर व जांगर कल्चर। कितने लोगों ने नाम सुना है जुक्कर जांगर संस्कृति? क्या है ये जुक्कर जांगर संस्कृति? इसको समझना, ये RAS मेंस के लिए आज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और SI में और RAS प्री में भी पूछा जा सकता है। क्या है जुकर जांगर संस्कृति? ये नाम है जगह का। जुकर जांगर एक ऐसी संस्कृति है, जुकर तो है
सिंधु घाटी से पूर्व की कोई ना कोई सभ्यता रही होगी, ठीक है, जिसको प्राक हड़प्पा कहते हैं या प्राक सिंधु कहते हैं। और ये मिली है चनहुदड़ो में, अमरी में और कोट दीजी में। यहाँ वो इसकी जो मर्द बांड है, जैसे पुरानी समय सभ्यताओं कैसे अलग करेंगे, उनकी पोट्री से या मर्द बांड से। उनके जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं तो झुकर वाले कुछ परिवर्तन दिखाते हैं, और जांगर वाले स्थल कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। तो इसको लिख लो, झुकर जांगर संस्कृति, प्राक हड़प्पा संस्कृति, जो सर्वप्रथम झुकर नामक स्थल हिंद पाकिस्तान में मिला था। इस संस्कृति के केंद्र अमरी, चनहुदड़ो और कोट दीजी है। अमरी, चनहुदड़ो और कोट दीजिए, ठीक है। जांगर झुकर तो ये हो गया, और जांगर है हड़प्पा प्लस उत्तर, हड़प्पा के बाद का स्तर, हड़प्पा के बाद की संस्कृति। इसको हड़प्पोत्तर भी लिख सकते हैं ना, हड़प्पो उत्तर। और ये स्थल कहाँ मिले हैं, गुजरात में। और गुजरात में भी मेनली कहाँ मिले हैं, रंगपुर में। झुकर जांगर इंपॉर्टेंट है ना, लिखो। ठीक है, अब अगला आओ। देखो, कोई भी संस्कृति होती है ना, उसके वो कई सारे स्तर होते हैं। हड़प्पा वाली है, उसके तो मृद बांड एक तरह के चलेंगे। आप एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में देखोगे कि जैसे हर एक कल्चर का जो मृद बांड है वो अलग तरीके का है। जैसे RAS 2021 में एक सवाल आया था, जो अपना आहड़ सभ्यता के लिए, कि वो काले और लाल रंग के मृद बांड यूज करते थे, जिन पे सफेद रेखीय अंकन किया जाता था। तो जितनी भी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, उनके पूरे देश में मर्दबांड कैसे मिलेंगे, काले और लाल मिलेंगे। क्योंकि इन कल्चर के पास और तो कोई सामान ज्यादा होता नहीं है ना। कोई स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर तो खड़ी नहीं थी जो अपन अब जाके पहचान लें भी वो है। S11 तो 2016 में आया था, तो तब का है। तो इनके तो वही है मटके। तो मर्दबांड से प्राचीन संस्कृतियों की पहचान करते हैं। और इसी तरीके से जैसे वैदिक कल्चर है, वैदिक में जो ऋग्वेदिक कल्चर की जो जगह है वो कैसे पता लगेगा, उनकी झोपड़ियां थी, झोपड़ियां तो खत्म हो गई। गेरिक कलर के अगर मर्दबांड मिलेंगे तो समझ जाएंगे कि ये जो स्थान है ये किससे जुड़ा हुआ है। ये ऋग्वेदिक। और उत्तर वैदिक का PGW, पेंटेड ग्रे वेयर मिलेंगे, चित्रित धूसर मर्दबांड मिलेंगे। आप ऐसी साइट्स पे देखना, कालीबंगा आपके नजदीक है, जाके देखना, ऐसी साइट्स पे आपको टूटे हुए मर्दबांड सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। और जैसे फिर आगे जाओगे, कोई जगह मौर्य काल की है तो कैसे पता चलेगा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काली चमकीली मर्दबांड, काले मर्दबांड मिलेंगे और एकदम पॉलिश्ड मिलेंगे, चमकदार सतह वाले। और फिर ये पता करना हो कि सुंग और कुषाण काल का क्या मिला है, तो वहां क्या मिलेंगे, या तो काले मर्दबांड मिलेंगे या लाल मिलेंगे, ठीक है। मोनजोदड़ो में एक चीज ऐड कर लो, अभी परसों मोनजोदड़ो में कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं, परसों की बात है, पाकिस्तान में। मोनजोदड़ो में लिख लो, मोनजोदड़ो में हुई खुदाई में 2000 साल पुराने कांसे के सिक्के मिले हैं।
अब जुकर जांगर का मैं बताता हूँ, देखो इधर देखो, इधर देखो, एक संस्कृति होती है उसकी सारी चीजें एक जैसी होती है, मर्द बांड एक जैसे होंगे। इनमें जुकर अलग पैटर्न दिखा रही है। जुकर एक जगह है पाकिस्तान में, सिंध, जिसके बर्तनों में भिन्नता है, बर्तनों में भिन्नता है। तो इस जुकर को तो माना है कि ये हड़प्पा से पहले वाली कल्चर थी, जस्ट पहले वाले। जैसे कालीबंगा में 5 स्तर मिले हैं ना हड़प्पा संस्कृति के, 5 लेयर मिली है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो जो हड़प्पा से पहले वाले हैं उनको प्राक हड़प्पा कह देते हैं, तो वो तो जुकर वाले लोग हैं। और इनका केंद्र तो था जुकर। फिर अमरी, चनूदड़ो और कोट दीजी में ये कल्चर मिलती है। तो आपसे कोई पूछे चनूदड़ो में जुकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं, कहना हाँ मिलते हैं, ठीक है। और जाकर संस्कृति है, जांगर, जांगर के मर्द बांड अलग हैं, उनका केंद्र गुजरात रंगपुर में। ये हड़प्पा के बाद की है संस्कृति, ठीक है। काली मिट्टी का नहीं, जैसे पकाने से लाल होता है, और जहां जहां धुआं लग गया वहां से काला हो जाएगा, मिट्टी का नहीं। मॉडर्न मौर्यन काल के जो मर्द बांड मिलेंगे, वो उनकी मौर्य काल की एक विशेषता है, हर चीज पे पालिश जोरदार है उनकी। जैसे उनकी गुफाएं हैं तो वो अंदर से पालिशदार है। दशरथी, नागार्जुनी, ठीक है। उनका जो, जैसे जो मर्द बांड है, वो भी काला चमकदार मर्द बांड है, वो अब बनाने की शैली है। हम्म। भाई मेरे में कोई कुमार तो हूं नहीं, पर तेरे इतनी डिटेल में बता रहा हूँ। सिंपल सा, वो जैसे मर्द बांड बनाते थे, तो वो मर्द बांड के पैटर्न से पता चल जाता है। अब उनका मर्द बांड चमकदार कैसे हुआ वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ, ठीक है। इतनी डिटेल में आपको एक साथ बता दी मैंने। मिट्टी की वजह से नहीं है, वो तो मर्द बांड कितना पकाया जाता है, मटका कितना पकाया जाता है। अच्छा, अभी जो मटके लेके कुम्हार, उस पे रंग होता है कि नहीं होता है, लाल, लाल रंग होता है। वो अलग से अलंकरण करेगा, तो कुछ पे अलग से अलंकरण है, कुछ पकाने की वजह से लाल हो गए, कुछ धुएं की वजह से काले हो गए, किसी पे किसी तरह का पैटर्न डिजाइन किया हुआ है। उस पैटर्न से मर्द बांध के उससे अपन पहचान, ठीक है। पुराने वाली अगर पढ़नी हो तो पुराने वाली एनसीईआरटी पढ़ना, उसमें सारी चीजें डिटेल में दी, ठीक है ना। समझ आया। मर्द बांध के पैटर्न से पहचान, पोट्री के पैटर्न से पहचानते हैं। अब आओ लोथल पर। लोथल कहाँ है? गुजरात में। नदी कौन सी है? बोगवा नदी के किनारे। ठीक है। खोज किसने करी थी? एस आर राव ने, 1957 में। मत डेट याद करना, कोई नहीं। लोथल किस लिए फेमस है? गोदीबाड़ा या डोकयार्ड? गोदीबाड़ा या डोकयार्ड। यहाँ से है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का विदेशों से व्यापार चलता था। और वो विदेशी व्यापार उस समय कैसे होता था? ये तो बंदरगाह हो गया, पोर्ट हो गया, तो फारस की खाड़ी में, जैसे इनका मेसोपोटामिया वाली सभ्यता के साथ भी समुद्री व्यापार चलता था। तो यहाँ बाहर की वस्तुएं मिलेंगी। प्राचीन भारत के इतिहास में आप कभी भी देख लेना, जहां जहां बंदरगाह है वहां आपको विदेशी वस्तुएं जरूर मिलेंगी, जो किस बात का प्रतीक है कि इनका विदेश व्यापार अच्छा रहा होगा। इसके पीछे तालाब जैसी संरचनाएं, फारस की मोहर है, फारस की मोहर। ठीक है। और फारस की मोहर हो गई, और
विदेश व्यापार का केंद्र। अगला लिखो वनावली। लोथल। अगला लिखो वनावली। बनावली और धोलावीरा की खोज किसने करी है? SR बिस्ट ने, दोनों की। ये नए स्थल है, सबसे लेट जिनमें खुदाई हुई है ये SR बिस्ट ने। ठीक है, ये है कहाँ? हिसार, हरियाणा। यहाँ एक तो 2 स्तर मिले। 2 स्तर का क्या मतलब हुआ? हड़प्पा सभ्यता के 2 स्तर, क्या हुआ इसका मतलब? दो अलग अलग टाइम के। एक तो प्राक हड़प्पा है, प्राक का मतलब हड़प्पा से पहले का, और दूसरा हड़प्पा के समकालीन। जैसे कालीबंगा में कितने मिले हैं? कालीबंगा में 5 स्तर मिले हैं इसी तरह के। और जो जुता हुआ खेत मिला है वो प्राक हड़प्पा स्तर का है। ठीक है। और मिला है यहाँ मातृ देवी की मूर्तियां। मातृ देवी की मृण मूर्तियां। मातृ देवी की मृण मूर्तियां। गेहूं के अवशेष। गेहूं के भी हैं, जौ के भी हैं। जौ के अवशेष। क्या इस एरिया की ऐसी जलवायु है क्या गेहूं और जौ दोनों हो जाए? थोड़ा तो दिमाग लगाओ। हम्म? यहाँ चावल मिल सकता है क्या? जिस एरिया की जैसी जलवायु होगी वो चीज मिलेगी। हम्म। मिट्टी का हल भी मिला है। सारे लिखने लग जाओगे तो कॉपी भर जाएगी। मैं जो लिखवा रहा हूँ कुछ तो मेरे ऊपर। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट आएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला। खोज किसने करी थी इसकी? अमलानंद घोष। उत्खनन किसने किया? बीबी लाल और BK थापर। कालीबंगा, ये जो मैंने 7 शहर बताए इनमें सबसे दीनहीन बस्ती है, क्योंकि बाकी जो सारे हैं स्थल वहां पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा की ईंटें लगभग कैसी है? कच्ची ईंटें है ना। तो अन्य नगरों की तुलना में, अन्य नगरों की तुलना में कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। का प्रयोग अधिक हुआ है। और ये
अन्य नगरों की तुलना में दीनहीन बस्ती है। अन्य नगरों की तुलना में पक्की ईंटों का प्रयोग उतना नहीं हुआ। ठीक है। और क्या विशेषता है कालीबंगा की? लकड़ी की नालियां मिली हैं। और 5 रुपए वाली गाइड पढ़ोगे ना तो फिर भूल जाना आरएएस को। शल्य चिकित्सा का प्रमाण है, या ये हो सकता है वो कोई असोल्ट भी हो। सिर्फ ठीक से एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है। और कोई गाइड लिए बैठे हो तो उन गाइडों को फाड़ के फेंक देना। हम्म। कंकाल मिले, कंकाल तो जहाँ मिलेंगे हर सारे सारे में से पूरी सिंधु घाटी के हर एक स्थल पे कंकाल मिले। कपास का प्रमाण और प्राक हड़प्पा स्तर से जुते हुए खेत का प्रमाण। प्राक हड़प्पा स्तर से जुते हुए खेत का प्रमाण। है। आपको मेरी बात हो सकता है खराब लगे, लेकिन हमेशा स्तरीय पुस्तक पढ़नी है प्लीज, है ना। लेवल की किताब, एनसीईआरटी पढ़ो। और देखो, जितने भी हड़प्पा के सारे स्थल है ना, उसमें एक तो पश्चिमी टीला है और दूसरा है पूर्वी टीला। ये पश्चिमी टीला ऊंचा भी है और साइज में छोटा है, ये नीचा है साइड में बड़ा है। ये किलेबंद होता था, ये किलेबंद होता था फोर्टिफाइड पूरी की पूरी में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इसके भी दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं। आधा जो हिस्सा है ना टीला तो अब है, जब वो नगर दब गया, आधे हिस्से में तो टीला है और आधे में बड़े बड़े अग्निवेदियां बोलते हैं, जैसे चबूतरे बने हुए हैं और चबूतरों पे खड्डे हैं, उनमें आग जलाने के अवशेष मिलते हैं। तो हड़प्पा में इसलिए बड़ी बड़ी अग्निवेदियां भी मिली, बड़ी बड़ी अग्निवेदियां भी मिले। ठीक है। अब ये अग्निवेदियां कह नहीं सकते कि वो इनका क्या करते थे, अग्निवेदियों का अपन श्योर नहीं है कि वो अनाज को जलाते थे या कोई धार्मिक कार्यों में काम में ले रहे थे, क्या पता नहीं। और क्या मिला है, लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां और अलंकृत ईंट। ये अग्निवेदी का है, हो ही गई। ठीक है। और खूब सारा सामान मिला है, लेकिन अब महत्वपूर्ण है वो याद रख। ठीक है। अब बचा अपना धोलावीरा। धोलावीरा की खोज किसने करी? एसआरबी। धोलावीरा और बनावली की खोज एसआर लगभग 1991 में करी थी। आज के समय में तो ये गुजरात में सिर्फ एक छोटा सा गांव है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये फेमस किस लिए है? हम्म। और इसमें हर जगह नगर के दो भाग हैं या नगर के 3 भाग हैं, है ना। लिखो, धोलावीरा नगर 3 हिस्सों में बंटा हुआ था।
एक तो ये, एक ये फेमस है अपने जल संग्रहण के लिए, जल संग्रहण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध। और क्या मिला है धोलावीरा में? बड़ा स्टेडियम मिला है। इसमें नगर के 3 हिस्से हैं, किला हो गया, मध्यमा हो गया और सामान्य लोग हो गए, 3 हिस्से हैं। इसको ये मानते हैं ये दोनों का दुर्गीकरण हुआ है, फोर्टिफिकेशन हुआ है। बाकी जगहों में तो ये सिर्फ एक ही किला ही दुर्गीकृत होता था। दुर्गीकरण का मतलब समझते हो ना, बड़ी बड़ी दीवारों से और चारों तरफ से उस इलाके को घेर देना, ये इसकी विशेषता। ठीक है, अंतिम एक और लिख लो इंपॉर्टेंट, सुरकोतड़ा का बार बार पूछ लेते हैं। सुरकोतड़ा कहाँ है? कहाँ है सुरकोतड़ा, या सुरकोते दा भी लिख देते हैं इसको, कहाँ है? सौराष्ट्र गुजरात, गुजरात। खोज किसने करी इसकी? जगपति जोशी है। यहाँ क्या मिला है? ये तो बहुत फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं। क्या मिला है यहाँ? घोड़े की हड्डियां मिली है ना। घोड़े से परिचित थे क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? हम्म नहीं थे, तो ये हड्डियां है ना, बार बार लिखा हुआ है घोड़े की, लेकिन ये संदिग्ध सी है कि नहीं, कोई किसी को ज्यादा श्योरिटी नहीं घोड़े की है या खच्चर की है, लेकिन ठीक है, एग्जाम में पूछे तो लिख देना घोड़े की हड्डियां है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि वैदिक लोग घोड़े से परिचित थे क्या? वैदिक लोग घोड़े से बहुत परिचित थे, उनके पास घोड़ा भी था, रथ भी था, इसलिए वो मध्य एशिया से भारत की तरफ आ गए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। एक छोटा सा स्थल और लिखवाया था कल, सुतका गेंडोर, जो तटीय नगर था, मकरान तट पर था। सुतका गेंडोर की खोज किसने करी थी? सुतका गेंडोर की करी थी स्टाइन ने, स्टाइन ने। ठीक है, कालीबंगा में एक चीज और जोड़ देना, हड़प्पा सभ्यता के 5 स्तर मिले। इसी में जोड़ देना, हड़प्पा सभ्यता के 5 स्तर मिले। ठीक है, अब 5 स्तर क्या है, इधर देखो मेरी तरफ। पहला तो जब हड़प्पा की ग्रामीण बस्ती थी वो, उसको प्राक हड़प्पा स्तर कह देते हैं। दूसरा, हड़प्पा के समकालीन, ठीक है, जो प्रॉपर रूप से विकसित नगर थे। फिर हड़प्पोत्तर अवस्था आएगी जो हरियाणा के भगवानपुरा में मिलती है। हड़प्पा संस्कृति ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो गई थी, और बाद में ये जो एरिया है हड़प्पा वाला एरिया पूरा का पूरा, मतलब पाकिस्तान का पंजाब, सिंध, राजस्थान का हरियाणा, पंजाब, इस एरिया पे किसका कब्जा हो गया था? बाद में बड़ा साम्राज्य किसने स्थापित किया? वैदिक आर्यों ने किया, लेकिन वैदिक आर्यों के पास कोई ऐसी फिजिकल चीज थी नहीं जो आज शेष रहे। वो झोपड़ियों में रहते थे, गाय चराते थे। ऋग्वेद जो उत्तर वैदिक थे उनके पास लोहा आ गया था, तो वो स्थल इनसे कहीं लगभग मैच नहीं हो रहे। कुषाण आएंगे तो इन स्थलों पे कुषाणकालीन अवशेष मिलेंगे। मोहनजोदड़ो में जो सिक्के मिले हैं अभी परसों, वो कुषाणकालीन सिक्के।
2000 सिक्के हैं, तो वो कुषाण कालीन सिक्के हैं। और मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध स्तूप भी बना हुआ है, वो बौद्ध स्तूप किसने बनवाया है? कुषाणों ने बनवाया है। ठीक है, तो यहाँ 5 स्तर मिलते हैं। ठीक है, अंतिम स्तर इन सभ्यताओं का आप देखोगे आपको लगभग कुषाण काल का ही मिलेगा। अंतिम स्तर है वो कुषाण काल तक आ जाता है। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, अब इस संस्कृति की विशेषता की बात करते हैं। हमेशा है ना, कीवर्ड पकड़ने प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मैं पूछूं इस संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, तो बताओ इसकी विशेषता। सभ्यता है संस्कृति की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं थी? मैं आपसे 4 पूछूं तो मुझे क्या विशेषता बताओगे आप? हम्म, नदियों के किनारे तो दुनिया की सारी प्राचीन सभ्यताएं बसी हुई थी। गुड, वेरी गुड। पहली शहरी या नगरीय सभ्यता थी, वेरी गुड। शहरी या नगरीय थी। इनके बाद में जो आएंगे वेदिक आर्य, वो ग्रामीण थे या नगरीय थे? प्योर ग्रामीण थे, विशुद्ध रूप से ग्रामीण। पहली नगरीय सभ्यता थी, इसलिए गौरव की बात है। दूसरी विशेषता क्या थी? बड़ी तो थी, सबसे बड़ी तो लो विश्व की एक तरीके से सबसे प्राचीन है। इनके वो नगर नियोजन में आ जाएगा। शहर जो होएगा तो उसमें नगर नियोजन आ जाएगा। ठीक है, तो शहरी या नगरीय थी। और शहर हमेशा, शहर वही होता है जो प्लानिंग के साथ बसा हो। नगर नियोजन या टाउन प्लानिंग आ जाएगा। कृषि प्रधान थी या व्यापारिक थी? व्यापारिक, व्यापार प्रधान, ट्रेड बेस्ड। खेती करते थे, इतनी ही करते थे अपना गुजारा चल जाए। व्यापार करते थे दूर दूर। मेसोपोटामिया तक में से हड़प्पा की मुद्राएं मिली। और शांति प्रिय थे या लड़ाकू थे? शांति प्रिय, एकदम प्योर शांति। शहरी लोग हमेशा शांति प्रिय होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक धार्मिक विश्वास कैसे थे, कोई मंदिर वगैरह मिला है क्या? जो व्यापारिक लोग होंगे, शहरी लोग होंगे, जो भी शहरी सभ्यता होगी, वहां आपको आडंबर हमेशा कम मिलेंगे। ठीक है, तो धार्मिक जीवन में क्या लिखोगे? धार्मिक जीवन में किसी तरह का मंदिर मस्जिद नहीं। विश्वासों में कोई मंदिर नहीं मिला, ये सवाल बार बार पूछते हैं। कोर्ट में पहले यही समझ लो सारी चीजें, फिर मैं आपको लिखवा। देखो, शहरी नगरीय सभ्यता का क्या मतलब हुआ कि 7 बड़े नगर थे। 7 बड़े नगर कौन कौन से हैं? बोलो, 7 बड़े नगर कौन कौन से हैं? हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा, बनावली, कन्हूदड़ो, धोलावीरा। बिल्कुल बड़ा स्थल है, बहुत बड़ा शहर है ये। और लास्ट किसको मान सकते हैं? लोथल उतना बड़ा नहीं है पर ठीक है, मान सकते। अब शहरी कैसे थी? शहरी इसलिए थी कि ये जो ये 7 तो बड़े बड़े शहर थे, ये इतने बड़े थे कि आप सोच नहीं सकते। जैसे धोलावीरा की जनसंख्या मानी जाती है 20,000। ठीक है, आज का जो ठीक ठाक साइज का गांव होता है उसकी पॉपुलेशन लगभग 2-2.5 हजार होती है, 2-2.5 हजार ही होती है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े शहर थे। शहर की क्या विशेषता होती है? शहर हमेशा नियोजन के साथ बसाया जाता है, टाउन हमेशा प्लानिंग के साथ ही बसाया जाता है। तो शहर नियोजन का मतलब क्या है? बसावट से पहले जिस चीज की प्लानिंग कर ले। अब गांव में जिसका अमित का जहां जी करेगा वहां बना लेगा, गोचर भूमि में जी किया वहां जाके मकान बना लिया। इन शहर में नहीं बना सकते ना।
तो पहले ये टाउन की प्लानिंग करते थे, इनकी टाउन प्लानिंग देखना कितनी जोरदार थी। जैसे पूरे शहर में सबसे पहले तो एक बड़ी सड़क होती थी, मुख्य सड़क, बड़ी सड़क हो गई, जैसे एक मुख्य सड़क हो गई, इसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कह देते थे। बाकी सारी की सारी सड़कें इसको कैसे काटती थी, समकोण पे काटती थी। अब गांव में शहर में यही तो फर्क है, गांव की गली तो हो सकता है पतली हो, ये सारी समकोण पे काटती थी सड़कें आपस में। अब बीच में जो बन गया इसको क्या कहेंगे, ग्रिड कहेंगे। जैसे तुम्हारे यहाँ गंगानगर में ब्लॉक है और चंडीगढ़ में ब्लॉक एरिया है, वैसे ब्लॉक बने हुए थे। तो इसके बीच में जो मकान होंगे उसको क्या कहेंगे, प्रणाली को क्या कह देंगे, ग्रिड सिस्टम कह देंगे। अब इन बड़ी सड़कों से छोटी सड़कें निकलती थी, सारी सड़कें आर पार जाती थी, और इनमें पतली पतली गलियां जो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समझे बात। ये मकान बने हुए, तो जो शहर की बसावट कैसी थी, इन बड़े 7 शहरों की, इसको क्या कहेंगे, ग्रिड प्रणाली। क्योंकि ऐसा काम तभी हो सकता है जब पहले प्लानिंग कर दे, पहले लोग बसे और बाद में सड़क बनाए। तो शहर थे वो सारे के सारे शहर प्लानिंग के साथ बसे हुए थे, तो नगर नियोजन का मतलब नगर नियोजित थे। देखो ये बात कर रहे हैं, अब हड़प्पा सभ्यता विकसित कब थी, कार्बन डेटिंग पद्धति से क्या टाइम आया है, 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व। ये इसका विकसित था। तो आज से 4300 4350 साल पहले भारत में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो प्लानिंग के साथ बसती थी। आज देश की राजधानी दिल्ली है, वो आज भी स्लम या झुग्गी झोंपड़ियों की समस्या से ग्रस्त है। पीछे G20 का सम्मेलन हो रहा था, तो सारे राष्ट्र अध्यक्ष उधर से आगे हरा कपड़ा लगा दिया। तो शहर की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है धारावी, उस समय, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। देखो हिस्ट्री में हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है युग बोध के हिसाब से। आज तो सारे सेकुलर हो जाएंगे क्योंकि ऐसा पढ़ाया जाता है, लेकिन अशोक ऐसा था, तो अशोक युग बोध के दृष्टिकोण से उस युग में ऐसा होना मान होना था। तो हिस्ट्री में ये बात ध्यान रखना, युग बोध कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गई नगर नियोजन। नगर नियोजन में क्या क्या चीज आ जाएंगी, एक तो ग्रिड सिस्टम से बसा था, ग्रिड प्रणाली से बसावट। दूसरा क्या आएगा, शहर वही होगा जिसमें प्रॉपर जल निकास प्रणाली होगी, जल निकास प्रणाली। अब इनका जल निकास बहुत सुंदर था। जल निकास को ऐसे समझना, देखो इधर देखो, आज भी मैं गांव में है ना, सड़क पे मकान बनाने से लोग बसते हैं, गौर करिए तो पुराने लोगों का ऐसा स्वभाव होता था। करते हो क्या, इस चीज को देखते हो क्या, या रात को किसी के घर पे टॉर्च मार देना गांव में, क्या होगा सचिन, टॉर्च लेके दूसरे के घर पे। या घर के सामने, मतलब एक घर का मेन गेट है, तुम्हारे घर की बैक साइड है, उसके घर के सामने वो दरवाजा निकालने देगा क्या, निकालने देगा क्या वो, नहीं निकालने देगा ना। क्योंकि ग्रामीण लोगों का तो ये इसी प्रकार बसे हुए थे, एक भी घर का मुंह मुख्य सड़क पे नहीं था, सबका मुंह गलियों में खुलता था, खिड़कियां भी ऊंची देते थे। क्या होता था, गली के सारे सारे, जैसे घर की नाली किसमें मिलती थी, घर वाली नाली किसमें मिलेगी, गली वाली नाली में, गली वाली नाली मिलेगी सड़क वाली नाली में, और ये सड़क वाली नाली जाएगी मुख्य सड़क की नाली में। और ये सभी नालियां ढकी हुई होती थी, सारी की सारी ढकी हुई होती थी। और ये मुख्य सड़क की एक बड़ी नाली होती थी जिसमें मैन होल या नरमोखे बने हुए होते थे। ये आज तक भी प्रॉपर नहीं है, बरसात के दिनों में मोटरसाइकिलों वाले जाते हैं सीधे चढ़ाम से अंदर, है ना। वो किस लिए होते हैं, मैन होल, मैन होल सफाई हो जाए खोल के। तो ये नालियों का ऐसा सुंदर जाल बसा हुआ था, ठीक है। तो नालियां, नालियां थी, और नालियों की क्या विशेषता है आगे, नालियों की क्या विशेषता है, ये नालियां कैसी थी, पक्की ईंटों की बनी हुई थी। और देखो इनकी विशेषता, पक्की ईंटों की थी, पक्की ईंटों की बनी,
इन नालियों में सोकिंग पिट्स होते थे। सोकिंग पिट्स जानते हो क्या? सोखता गड्ढे बनाते हैं क्या? अभी बनाते हैं, आप लोग गौर नहीं करते हो। इसमें जैसे ईंटें कूट के डाल देते थे तो कचरा यहाँ अटक जाता था और पानी आगे चला जाता था। बाद में इनकी सफाई हो जाती थी। इनको कहते हैं सोकिंग पिट्स या सोखता गड्ढे। पक्की ईंटों की बनी प्लस ढकी हुई होती थी, आज भी नहीं होती। तो इनको ये क्या कह सकते हैं अपन? स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए जागरूक लोग थे, यही कहेंगे। वही करेगा। जैसे कच्ची बस्तियों में देखते हो तो ये लोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए जागरूक लोग थे। स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, क्योंकि खुली नालियां तो बीमारी का घर होते हैं। ठीक है, लिख लो। अब प्रॉपर इंडिया के भारत के शहरों की सबसे बड़ी समस्या है प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का नहीं होना। तुम्हारे यहाँ बरसात होती है तो फिर क्या हाल होता है? क्यों होता है? क्योंकि सारी की सारी नालियां शहर की चौक हैं। दूसरा, प्लानिंग से नहीं बसा हुआ शहर, निची जगह बसा हुआ है, इसलिए यहाँ पानी भर जाता है। जोर लगा लो, देश का ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ प्रॉपर ये सिस्टम हो। कुछ साल पहले, 10 एक साल पहले बम्बई में बरसात हुई थी, डूब गया था पूरा बम्बई, लोग नाव लेके घूम रहे थे। लेकिन ये लोग इतने जागरूक थे आज से 4300 साल पहले, इसलिए इस कल्चर को अपन पढ़ते हैं। ये भारत के लिए गौरव की बात है। दूसरी बात ये आती है कि एक भारत जैसा एक विकासशील देश जो अभी भी, जिसकी इकोनॉमी विकसित नहीं हुई है, वैसे देश में इन चीजों पे खर्च लगाना उचित बात है? कि बिल्कुल उचित है। इससे हमें गौरव की प्राप्ति होती है। इसकी समकालीन सभ्यता कौन थी? मिस्र में तो, इजिप्ट में तो बन रहे थे पिरामिड वाले फराओ राजा थे। और इराक में थी, इराक में कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। लेकिन वो इतनी विकसित नहीं थी। वहां इतनी बड़ी मात्रा में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, ना इतनी मात्रा में इस तरीके से शहरी नियोजन था, ना ऐसी जल निकास प्रणाली थी। और यूरोप वाले लोग तो जंगलों में रह रहे थे इस समय में। मतलब ये जल निकास प्रणाली अगर प्रॉपर लिखो तो इंग्लैंड के लंदन की ये समस्या थी कि वहां बार बार हैजा होता था। हैजा जिसको कोलेरा कहते हैं। हैजा क्यों होता है? हैजा या पीलिया, ये ऐसी बीमारियां क्यों होती हैं? गंदा पानी पीने से होती है। तो लंदन के साथ ये समस्या थी। 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में वहां की सीवरेज लाइन थे और वहां की जो ड्रिंकिंग वाटर वाली लाइन मिक्स हो जाती थी। और ये अपने यहाँ ये व्यवस्था 4300 साल पहले थी। ठीक है, ये लिखो, लिख लो फटाफट। नीचे करो।